नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की, नेपाल के आर्थिक संकट की। नेपाल में जो कुछ आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, वहाँ लगातार आर्थिक स्थितियों के खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं। अब नेपाल से उसी तरीके की खबरें सामने आ रही हैं जिस तरीके की खबरें श्रीलंका और पाकिस्तान से इससे पहले सामने आ चुकी हैं। और ये हालत नेपाल की ही नहीं है, ये हालत केवल श्रीलंका या पाकिस्तान की ही नहीं है, ये हालत कमोबेश पूरे दक्षिण एशिया की बनी हुई है। लेकिन आज चर्चा दक्षिण एशिया पे नहीं है, आज चर्चा नेपाल पर है। मेरे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए मनी 9 के एसोसिएट एडिटर विपुल सिंह मौजूद हैं, मनी 9 के न्यूज़ एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे नेपाल की, नेपाल में जो आर्थिक स्थितियां हैं उनकी। और पहला सवाल मेरा विपुल जी से है। विपुल सर, नेपाल में क्या कुछ चल रहा है, आंकड़े क्या कह रहे हैं नेपाल के? आंकड़े बहुत उत्साहजनक नहीं है और ख़ास तौर से जो कर्ज की स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो 2015 में 520 करोड़ डॉलर का कर्ज था नेपाल के ऊपर। 2019 में ये 1020 हुआ और अब 2022 आते आते ये आंकड़ा 1250 करोड़ डॉलर का हो चुका है। अब चूंकि वहाँ पे एक्सपोर्ट घट रहा है और कुछ एक आंकड़े देख लेते हैं। फॉरेक्स रिजर्व जो है, जो विदेशी जो पूंजी है वो लगातार जो है घट रही है। 17% की गिरावट उसमें एक साल के अंदर आई है और ये 975 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। इसके अलावा अगर हम देखें डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 2015 में जहां 25% था, 2022 आते आते वो 40% हो गया। तो कर्ज लगातार बढ़ रहा है, आपका एक्सपोर्ट गिर रहा है, आपका जो आयात है वो बढ़ रहा है। तो ये ऐसे हालात हैं जो श्रीलंका में पहले बने और वो पाकिस्तान बन रहे और अब नेपाल में भी। लेकिन यहाँ पे स्थिति श्रीलंका से बेहतर इसलिए है कि बहुत सख्त कदम जो है नेपाल की सरकार ने उठाने शुरू किए हैं। जैसे अभी आप बता रहे थे कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो उसमें इजाफा उन्होंने कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने जो तमाम लग्जरी सामान जो है उनके इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया है। उन पर कार हो, सोना हो, महंगे सामान हो, वो सब चीज़ों पे उन्होंने इम्पोर्ट। इस सब के अलावा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि उन्होंने 5 डेज इन ए वीक कर दिया है सभी कार्यालयों में, ताकि जो फ्यूल है वो 20% के आसपास बचत उसमें की जा सके। तो ये ऐसे कदम हैं जो सख्त कदम उठाने के लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं उठाया। लेकिन नेपाल ऐसा कर रहा है तो हो सकता है वैसी क्राइसिस जो हमने पाकिस्तान में देख रहे हैं या श्रीलंका में देख रहे हैं वैसी स्थिति शायद ना बने। बाकी हम लोग आगे चर्चा करते हैं तो इसमें और ज़्यादा क्या कुछ डिटेल्स हैं उस पर। बिल्कुल। नेपाल में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते रविवार को नेपाल में पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। पेट्रोल 170 रुपये लीटर हो गया और डीजल 153 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। अब सवाल यह है कि नेपाल में ये इतनी महंगाई पेट्रोल और डीजल में क्यों बढ़ गई, और पेट्रोल और डीजल की महंगाई का किसी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? अभिषेक। देखिए, नेपाल जो है हमारे भारत के उत्तर पूर्वीय क्षेत्र का एक पड़ोसी राज्य है और अब नेपाल पर भी वही मार पड़ रही है जो अभी श्रीलंका झेल रहा है। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की ये हालत है कि वहाँ की सरकार को जनता से कहना पड़ा है कि हमारे पास पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, आप लोग लाइनों में ना लगें पेट्रोल पंप पर और अपने घर पर रहें, क्योंकि पेट्रोल है ही नहीं। तो यही स्थिति अब क्या हो रहा है कि नेपाल में क्या हो रहा है कि नेपाल में पेट्रोल डीजल तो है लेकिन उसको इतना महंगा कर दिया है कि आम जनता उसको खरीद ही नहीं पाए, और जिससे सरकार अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको बचाने में थोड़ी कामयाब हो या उसको बचा सके, ये उसकी कोशिश है। अब पेट्रोल डीजल जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने का प्रमुख ईंधन है। वो पेट्रोल डीजल से ही आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, आपकी ट्रेन चलती है, आपके एरोप्लेन उड़ते हैं, आपके घरों में गैस जलती है, ईंधन जलता है। तो सारा जो आपकी पेट्रोलियम या इकोनॉमी है वो तेल पर ही निर्भर है, और तेल जो है वो आप आयात करते हैं क्योंकि आपके पास कुछ घरेलू रिसोर्स या घरेलू उत्पादन तेल का नहीं है। अब दुनिया भर में क्या हो रहा है कि रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उससे सारी दुनिया, पूरी दुनिया प्रभावित है। अकेला हम ये नहीं कह सकते कि नेपाल है, तो भारत भी प्रभावित है। तो जो उसकी वजह से जो कच्चा तेल महंगा हुआ है और डॉलर के आगे नेपाली रुपया जो है वो गिरा है, यानी $1 के लिए अब आपको 124
करीब 124-123 नेपाली रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो मतलब इतना महंगा तेल आप खरीदेंगे, फिर उसको आप कितने पे बेचेंगे और लोग इसको कितने में खरीदेंगे, फिर वो ट्रक में तेल डलवाएंगे, ट्रक से ढुलाई करेंगे तो माल भाड़ा बढ़ेगा, ट्रेन का किराया बढ़ेगा, टैक्सियाँ को बढ़े, मतलब हर चीज़। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो नेपाल है वो श्रीलंका की तरह ही मुख्य रूप से पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है, यानी कि वहाँ लोग बाहर से जब आएंगे वो पैसा देंगे तो इसकी अर्थव्यवस्था चलेगी। अब 2 साल से कोविड था, पूरी अर्थव्यवस्था बंद थी, कोई पर्यटक नहीं आया, तो वैसी हालत ख़राब थी। ऊपर से अगर आप हर चीज़ महंगा कर देंगे, आप तेल महंगा कर देंगे तो होटल, हर चीज़ महंगी होगी, खाना पीना रुकना, तो पर्यटक भी इस बात से थोड़ा सा अपने आप को अलग करेगा। तो फिर आप रिवाइव कैसे करेंगे? तो मतलब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट ही होगी अगर पेट्रोल डीजल तेल इतना महंगा होगा। तो ये हम मान सकते हैं कि जितना ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल होगा उतनी ही अर्थव्यवस्था आपकी संकट में फंसती जाएगी। अगला सवाल अभिषेक मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि तेल के दाम बढ़ते ही नेपाल में माल भाड़ा भी बढ़ गया है। एक रिपोर्ट है जो कहती है 3.5% का इजाफा माल भाड़े में हुआ है। माल भाड़ा बढ़ने से क्या होता है और ये किस तरीके से किसी देश की जनता पे असर डालती है, ये जो चीज़ है? इसको आप सीधे एक उदाहरण से समझते हैं। मैं एक जगह से दूसरी जगह कोई माल बेचने के लिए ले जा रहा हूँ, तो उसको ले जाने के लिए मुझे कोई वाहन ट्रक लगेगा, ट्रक में डीजल डलेगा। अब अगर मैं महंगा डीजल डलवा के अपना सामान लेके कहीं जाऊंगा और उसे बेचूंगा तो जाहिर सी बात है उसकी लागत में मैं डीजल की जो कीमत है उसको भी जोड़ूंगा। तो अब सीधे सीधे है, महंगा डीजल होगा तो जो एंड प्रोडक्ट है, जो एंड कंज्यूमर्स खरीदने वाला है, तो उसके लिए तो कॉस्ट बढ़ेगी ना। डीजल महंगा है तो उसको, अब जो आलू है वो मैं 20 रुपये बेच रहा हूँ, लेकिन महंगा डीजल की वजह से ये मुझे इसकी लागत ही 22 रुपये पड़ रही है, तो मैं इसको नेचुरल ये कि अपना मार्जिन जोड़ के 25 रुपये पे बेचूंगा। तो एंड यूजर्स को हर चीज़ महंगी मिलेगी, हर चीज़, मतलब घर में नमक से लेके और बिजली का पंखा चलाने तक के लिए उसे हर चीज़ पे ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। और हम ये पहले ही बात कर चुके हैं कि चूँकि पर्यटन आधारित पूरी अर्थव्यवस्था है, जब आपका पर्यटक ही नहीं आएंगे तो फिर अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। लोगों की इनकम कहाँ से जनरेट होगी? जब इनकम नहीं होगी तो फिर वो महंगा सामान कैसे खरीदेगा? महंगा सामान नहीं खरीदेगा तो सरकार पे वो दबाव डालेंगे सस्ता करिए, और हालात फिर वही श्रीलंका जैसे होंगे। लोग सड़कों पर आएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, घर तोड़ेंगे, आग लगाएंगे। बिल्कुल। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं विपुल सर। नेपाल राष्ट्र बैंक ने देश की माइक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है, और ये रिपोर्ट कहती है कि महंगाई ईयर और ईएन आधार पर 7.25% बढ़ गई है और 67 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। काठमांडू पोस्ट ने लिखा है कि लोगों के पास रोज़ाना का सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, यानी कि दूध बिस्किट ब्रेड खरीदने के लिए भी लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और वो बहुत मुश्किलों से ऐसा कर पा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि नेपाल में महंगाई बढ़ने के क्या कारण है और नेपाल के लोगों के लिए जो रिपोर्ट है इसके क्या मायने हैं? देखिए, महंगाई खाली नेपाल नहीं, महंगाई किसी भी देश के लिए जब बढ़ती है तो उसके वहाँ के नागरिकों को सबसे ज़्यादा, और ख़ास तौर से जो गरीब तबका होता है, भारत में भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हम देख रहे हैं लोग कितने परेशान हैं। तो नेपाल ख़ास तौर से, क्योंकि वहाँ पर बड़ी आबादी ऐसी है जो कि गरीब है, तो उनके लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। ऊपर से हम देख रहे हैं पावर संकट एक बड़ी समस्या बन करके आ गया है। बिजली की दरें बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें नेपाल भी आयात करता है, चाहे वो बिजली की क्राइसिस हो या फ्यूल की जो क्राइसिस देखने को मिल रही है। अब फ्यूल जो है, नेपाल जो है लगभग पूरी तरीके से भारत के ऊपर निर्भर है, और जब भारत को, या रूस यूक्रेन की स्थिति से जब भारत को ही कच्चा तेल महंगा मिल रहा है, तो भारत जो अगर नेपाल को भेजता है तो वो भी लागत वहाँ बढ़ रही है। तो एक कारण तो ये है कि जो रूस यूक्रेन की जो महंगाई दुनिया भर में बढ़ रही है, उसका असर नेपाल पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन स्थिति गड़बड़ तब हो जाती है कि जब आपके पास आय के साधन सीमित हों, और ख़ास तौर से जब बेसिक चीज़ें जैसे दूध ब्रेड जैसी चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगती है, तो क्राइसिस ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी इकोनॉमिक क्राइसिस है, आपने बाहर से तमाम ज़रूरी जो महंगी चीज़ें हैं, लग्जरी आइटम्स है, उसको इंपोर्ट आपने बंद कर दिया है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आप श्रीलंका जैसे हालात में फंसे। तो ये जो टफ डिसीजन होते हैं, उसकी अल्टीमेट मार जो है वो आम जनता पे ही झेलनी पड़ती है। अगर आपको दूर के बड़े नुकसान से बचना है तो छोटी अवधि में कुछ कड़े फैसले लेने होंगे, जो कि श्रीलंका ने नहीं लिए थे, जो कि पाकिस्तान अभी भी नहीं ले रहा है। तो एक अच्छी शुरुआत की गई है, लेकिन हाँ, इसकी कीमत तो निश्चित रूप से जो वहाँ की गरीब जनता है उसको चुकानी पड़ेगी।
बिल्कुल। विपुल सर, रिपोर्ट ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि जो बिजली है वहाँ, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। जैसे कोयले की किल्लत इस वक्त भारत में बताई जा रही है, कोयले की किल्लत नेपाल में भी बताई जा रही है और इसकी वजह से वहाँ बिजली संकट की भी स्थितियाँ बन रही हैं। रिपोर्ट्स ऐसा तक कह रही हैं कि अगर बिजली संकट बरकरार रहा तो वहाँ औद्योगिक इकाइयों को रोकना पड़ सकता है। ये पूरा मामला क्या है और इससे क्या कुछ हो सकता है? ये पूरा मामला ये है कि नेपाल की जो ऊर्जा का जो भी संचार है वो लगभग जो है वो भारत से होता है। 30 से 40% बिजली जो है वो भारत जो है नेपाल को सप्लाई करता है। अब संकट ये आ गया कि भारत में ही हमने देख रहे हैं कि एक तो डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, समर सीजन के अंदर पीक पे है। कोयले की शॉर्टेज भारत में है तो उस तरीके का उत्पादन नहीं हो रहा है, बहुत महंगा कोयला कंपनी आयात नहीं कर रही है, तो पावर की क्राइसिस जो भारत में है उसका भारत से ज़्यादा असर नेपाल में पड़ रहा है, क्योंकि वो इंपोर्ट करते हैं। हम तो उत्पादन करने के बाद जो हमारे पास अतिरिक्त होती है चीज़ें वो हम निर्यात कर रहे हैं। तो ये बड़ी क्राइसिस है और इससे अगर ऐसे समय पे अगर उनका औद्योगिक उत्पादन ठप होता है, खासतौर से तब आप जब फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, तो ये मुझे लगता है नेपाल के लिए थोड़ी सी चिंता स्थिति हो सकती है। बिल्कुल। अब बिल्कुल अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा-सा इसको हम कह सकते हैं कि राजनीतिक भी है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल पहुंचे और नेपाल के जो उनके समकक्ष हैं उनसे मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई तरीके के समझौते भी हुए, भारत नेपाल में काफ़ी निवेश भी कर रहा है। अब सवाल 2-3 हैं। क्या चीन के साथ जो नेपाल की बढ़ती हुई नज़दीकियां हैं वो इसके पीछे कारण रहा, या इसके पीछे आर्थिक कारण भी रहा जो हमारे पीएम के नेपाल दौरे का कारण माना जा सकता है? सवाल एक और भी ये भी है कि नेपाल पर जो चीन है उसका कितना प्रभुत्व है, कितना कर्ज है, और भारत नेपाल की जो हालिया नज़दीकियां हैं इसको हम किस नज़र से देखें? नहीं, भारत और नेपाल की नज़दीकियाँ हालिया तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत और नेपाल के साथ तो जो कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता है। जी, जी। कि मतलब जब बहुत सारी लोगों की शादियाँ क्रॉस बॉर्डर जो है वो होती रहती हैं। बिहार और उत्तराखंड। जी। बिहार, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, तो ये कुछ इलाके हैं। लेकिन पिछली जो सरकार रही वहाँ पे, जो कि प्रो चाइना उनकी एक थोड़ी सी अप्रोच रही, तो ये भारत के रिश्ते कहीं ना कहीं नेपाल के साथ थोड़े से तल्ख हुए। कई सारे विवादित बयान आए ओपी शर्मा ओली जी की तरफ से, उसके चलते भारत में भी लोगों को काफ़ी नाराज़गी रही। और हमने देखा बीच में एक बार जब क्राइसिस आई थी तो वहाँ पर भारत ने अपना, जब मधेशियों की समस्या हुई थी तो भारत ने तेल देने से मना कर दिया था। उसकी वजह से नेपाल के अंदर थोड़ा अनरस्ट देखने को मिला, भारतीय सीमा विवाद हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ी सी खटास आने लगी थी। लेकिन जब से ओली साहब की सरकार गई और अब नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा साहब आए हैं, तो वो कोशिश दोबारा कर रहे हैं कि क्योंकि सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए तो नेपाल के लिए नेचुरल अलाई जो है वो भारत होगा, वो चीन नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि एक विचारधारा थी, कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण या जो भी कारण रहा हो, ओली साहब का फोकस टुवर्ड्स चाइना ज़्यादा रहा भारत के मुकाबले, और इस बात की नाराज़गी भारत के विदेश मंत्रालय में भी रही। पीओ की तरफ से भी इस तरह की बातें छन करके आई कि अब वो स्थिति नहीं बन रही। उसकी वजह से ही हमने सीमा विवाद और तमाम कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है नेपाल सरकार की तरफ से आते देखे। तो ये एक नेचुरल एलाई है और ये एक अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा कि जब 2014 में आए थे तब से ही ये कोशिश की कि जो पड़ोसियों के साथ संबंध है, चाहे वो सार्क में जाना हो या फिर 2014 में ही वो सब नेपाल गए वहाँ, और वहाँ पे उनका भव्य स्वागत भी हुआ। तो ये कोशिश है, अब सरकार बदली है तो कोशिश ये की जा रही है कि रिश्ते जो है और प्रगाढ़ बनाया जाए, और ख़ासतौर से चीन के प्रभुत्व को कम करने की भी कोशिश है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि ये जो एक आर्थिक समृद्धि का लालच दे करके मैं कर्ज दिया जाता है और उसके बाद से एक ट्रैप जो ऐसे श्रीलंका फंसा, पाकिस्तान फंस रहा है, और नेपाल के लिए भी, तो नेपाल ये है कि समय से जाग गया है। अब उसका असर कितना पड़ता है वो तो देखना होगा, लेकिन निश्चित रूप से भारत नहीं चाहेगा कि चीन का प्रभुत्व नेपाल के अंदर भी बढ़े और आगे चल करके वो, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर नेपाल से लगता है वो कई पाकिस्तान हो, हमने बहुत सारी गतिविधियाँ, आतंकी गतिविधियाँ भी हमने देखा कि नेपाल के माध्यम से आती रही हैं चीज़ें, प्लेन भी हाईजैक हुआ। तो भारत की कोशिश रहेगी कि भारत का जो एक वर्चस्व नेपाल के इर्द गिर्द रहा है और नेपाल की प्रगति में जो भारत का योगदान रहा है वो कंटिन्यू रहे, और नेपाल की सरकार भी ये चाहती है कि नहीं, उससे एक ये संदेश भी जाता है कि संकट के इस समय में अगर कोई दोस्त या कोई हमारा रिश्तेदार फ़ोन करके हमसे सिर्फ हालचाल भी पूछ ले तो एक बड़ी वो लगता है कि हाँ राहत मिलती है कि भाई कोई है हमारी। तो शायद मोदी जी ने नेपाल इस संकट के समय में
अब इतने व्यस्त समय में से अब थोड़ा समय निकाल के नेपाल गए, वहाँ के प्रधानमंत्री से मिले, तो शायद उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की कि नेपाल हमारा बहुत ही अभिन्न मित्र है या भाई, छोटा भाई है, और उसको हम कुछ नहीं होने देंगे। लुम्बिनी में चीन ने बहुत भारी भरकम निवेश किया है और लगातार चीन ने वहाँ बेल्ट एंड रोड परियोजना के लिए पैसा दिया है और बहुत भारी भरकम कर्ज भी दिया है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए नेपाल पे फोकस करना भी शायद ज़रूरी है। ये उसकी रणनीतिक विस्तारवादी सोच जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है चीन का, उसको उस विस्तारवादी सोच को काउंटर करने के लिए तो आपको कोई रणनीति बनानी पड़ेगी, और ख़ास तौर से जो आपके नेचुरल अलाइज रहे हैं, शुरू से आपके संबंध वहाँ पे, आज तक जो है पासपोर्ट नहीं लगता है नेपाल के साथ, आपको नेपाल जाना हो आना हो, तो भारत और नेपाल के रिश्ते इस तरीके से प्रगाढ़ हैं। तो ऐसे में ठीक है, कुछ वक्त रहा, कुछ खटास रही इधर भी उधर भी, लेकिन मुझे लगता है कि अब उसे भूल जाने का वक्त आ गया है, और भारत और नेपाल की प्रधानमंत्री का ये दौरा निश्चित रूप से काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। नई सरकार बनी है तो नए संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक अच्छा गेस्चर है भारत की तरफ से। तो नेपाल फिलहाल, जैसा विपुल जी ने बताया कि अभी श्रीलंका जैसे हालात में तो कतई नहीं है, ना उसके हालात पाकिस्तान की तरह हैं, लेकिन हाँ, नेपाल में आर्थिक परेशानियां हैं, इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। नेपाल में आगे क्या होगा, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप लोग भी नज़र बनाए रखें, मनी 9 पर जुड़े रहें, मनी 9 के साथ।